So important keyword for the IOC conference. पहला है militarization of the Indian Ocean, great power rivalry, instability with unilateral Chinese action in the Indo-Pacific region, docking of the spy ship in Colombo Hambantota port, not disregarding, yeah, not following the direction of the UN clause, that is the regulatory framework that established the regulatory framework for the deep sea, exclusive economic zone एंड टेरिटोरियल सी। इसी के अंदर में इंटरनेशनल सी बेस अथॉरिटी है which sets the highest standard regarding the exploration of the minerals, polymetallic nodules in the seabed region। फिर इन आईओसी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक और है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो भी इसी की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन। रिगार्डिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियाज रिलेशनशिप because it is located in the geostrategic location, connects east and west, and India's route to the Afghanistan is elongated due to the due to the due to the Pakistani stand on the terrorism and the South Asia वहाँ पे। इसलिए इंडिया uses चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, देन रीच अफगानिस्तान फॉर द एड पर्पसेस। तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, वहां पर सेवरल पार्टीज है, पीपीपी नवाज शरीफ के, और पीटीआई पाकिस्तान तारीख इंसाफ इमरान खान के। तभी हाल फिलहाल में पीटीआई जीते, लेकिन इमरान खान को जेल भेजा गया 14 ईयर्स के लिए, तब भी पीटीआई जीते। पीएमएलएन नवाज 64, पीपीपी 50। SC turned down need for the regional bench at this stage. It has said that there is no need for regional bench of the top court at this stage regarding the question hour in the regional bench of top court। लेकिन SC बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इट इज नीडेड बिकॉज देर इज अ हाई पेंडेंसी ऑफ द केसेस, इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। रीजनल बेंच से होने से एक फायदा होगा कि देयर विल बी टाइमली जजमेंट ऑफ द ऑन द केसेस, तो होना चाहिए। सेंटर अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इंडियाज डेट, केरला टेल्स SC। दिस इज रिगार्डिंग द डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस। और सेंटर ने एक बोरिंग सीलिंग लिमिट, BCL, बोरिंग सीलिंग लिमिट had been put on the Kerala because ऐसा दिया रहता है कि if the state government has some kind of loan that from the center, then it has to ask the permission from the center to take another loan। उसी तहत ही सेंटर ने एक बोरोइंग लिमिट यूज किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सीलिंग लिमिट कर दिया केरला के ऊपर में। तो अगर केरला अगर बोरो नहीं कर पाता है, तो देयर विल बी इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द स्टेट। उसका जो स्टेट का जो लॉन्ग टर्म प्लान है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, वो पूरा नहीं हो सकता, खर्चा नहीं कर सकता। तो उसी में फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डील दी, और इट हैड अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर विशेस रिगार्डिंग द बोरिंग सीलिंग लिमिट। इट हैज सेड दैट 60% ऑफ आवर टोटल डेट एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द इंडिया, इट इज इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इतने याद है डेट। Kerala has accused the centers of adopting a policies and making amendment in the law devised to push state into punity, encroaching the power of the state to manage its own affair। फिर वही सेम चीज देखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल, जहां पर सेंटर हैव barred from giving expenses regarding the मनरेगा wages। कुछ 6,000 करोड़ के आसपास थे, कल ही के आर्टिकल में थे। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला कि
उससे द सेंटर इज ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज द इशू ऑफ द मनरेगा। सेंटर बोलते हैं कि मनरेगा जो दिया जा रहा है इन द वेस्ट बंगाल, इट इज मार्ड बाय पॉलिटिकल करप्शन और इनएफिशिएंसी। तो अल्टीमेटली दोनों के जो पावर राइवलरी है सेंटर वर्सेस स्टेट, उसमें एग्जांपल है, ये भी सेंटर वर्सेस स्टेट के एग्जांपल है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। अल्टीमेटली जो लोकल जनता है और कॉमन पीपल है दे सफर। वहां पर मनरेगा वेजेस नहीं मिलेगा तो उनको दिक्कत होगा। हो सकता है कि पॉवर्टी भी वापस से साइक्लिक पॉवर्टी में धकेला जाए इसके कारण। Whereas सेंटर का कहना है कि इट इज अ रेकलेस बोरिंग इंडस बाय द स्टेट्स लाइक केरला दैट हैव अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंट्री। केरला ऐसे स्टेट के कारण ही इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो घट जाता है। ज्यादा से ज्यादा बोरो करिए, खर्चा करिए, एक्सपेंडिचर करिए, आपको फिजिकली प्रूडेंस, आपको फिजिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना है, तो देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन बाय द सेंटर इटसेल्फ। तो this is a ongoing issue between the center and state over the financial aspect we have discussed. Can preamble be amended keeping debt intact? The preamble is a part of the constitution. It is enforceable along with other provisions given in the constitution. ये पीटी में पूछा था 2021। नॉट इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता, लेकिन इन्फोर्सिबल अलॉन्ग विथ, इंडिविजुअली नहीं हो सकता लेकिन अलॉन्ग विथ, क्योंकि इसमें जो वर्ड है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल ऑफ जस्टिस, इसका एक तरह सोल दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का सोल दिखता है प्रियम्बल में। और जो आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल है इट इज प्रेजेंट इन द फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एक्सेट्रा, दैट इज व्हाई इट इज इन्फोर्सेबल अलॉन्ग विद अदर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन द फ्राइडे हैव आस्क्ड इफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी हैव बीन अमेंडेड विदाउट चेंजिंग द डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। मतलब प्रियम्बल वर अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और फिर पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950, दैट वाज रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली इन 1976, जिसमें दो एडिशन किया गया, सोशलिस्ट सेक्युलर, और यूनिटी जो था पहले यूनिटी ऑफ नेशन, उसको रिप्लेस करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाया गया। इंटीग्रिटी क्यों उस समय लाया गया, क्योंकि 1976 समय में 71 में वॉर हुआ था और 75 में नेशनल इमरजेंसी ऑन द इशू ऑफ द इंटरनल इशू। अभी तो इंटरनल रेबेलियन वर्ड यूज हुआ होता है, उसमें वर्ड डिफरेंट था। इट वाज नॉट डायरेक्ट इंटरनल रेबेलियन टाइप वर्ड, इट वाज डिफरेंट। सर अगर आपको पता हो तो आप हो सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर द सोशलिस्ट सेक्युलर वर इंक्लूडेड इन इट। गरीब हटाओ, इसलिए सोशलिस्ट इंक्लूड किया गया था। तो इसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल को आप चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं बाय कीपिंग द डेट इंटैक्ट। 26 डे ऑफ नवंबर 26 नवंबर 1949, इसमें बोला जाता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस दत्ता कहते हैं कि इट वाज नॉट दैट प्रियम्बल कुड नॉट हैव बीन अमेंडेड बट कुड इट हैव बीन डन विदाउट चेंजिंग द डेट का बात हो रहा है इसमें। केशवानंद भारती केस में बोला गया था उस समय कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन subjected to the amending power of the parliament provided that basic structure was not tinkered। तो हो सकता है कि जो डेट है इट इज अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी दिन अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट हैव अग्रीड दैट हियर द फर्दर आर्गुमेंट द वीक कमेंसिंग April 29, 2024। तो उसके बाद देख लेंगे कि, लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू पॉइंट ये है कि इट शुड बी कंसिडर अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि डेट को आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज अ फैक्ट। फर्स्ट टाइम वोटर एट 1.85 करोड़, 97
करोड़ पीपल हैव रजिस्टर्ड टू वोट इन फोर्टकमिंग लोकसभा इलेक्शन, जिसमें से 1.85 18 और 19 ईयर्स एज ग्रुप के बीच में। सेंटेनियर मतलब 100+, 2,30,000। जेंडर रेशियो भी स्क्यूड है, 940 950 अराउंड सिर्फ वोटर लिस्ट में। पीडब्ल्यूडी 88 लाख। हम्म। ओवरऑल इलेक्टर एंड पॉपुलेशन, कितने इलेक्टर्स 18+ से ऊपर, तो 66.76 ही सर, 18+ से ऊपर, बाकी सब 18 से नीचे। फीमेल इलेक्टर 19,948, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पर 940 थे, अभी 948। तो इससे एक दो स्कीम है, ई स्वीप मॉडल, जिसमें बात होता है ऑनलाइन जाकर के आप प्रूव कर सकते हो, नियर बाई ब्रांच जा सकते हो वोट देने के लिए, चेंज कर सकते हो जहां वोट देना है। ई स्वीप, वॉट एवर अफेक्ट्स, वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। ट्रू। ये मार्टिन लूथर किंग भी बोलते हैं, और ये हमारा उपनिषद भी यही बोलता है कि वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। चाहे इन्फ्लेशन का बात हो, चाहे फिर आप पॉलिसी मेकिंग की बात हो, कि आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो। हाँ, ऐसा लगता है फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई लोग जो वोट देते नहीं है इलेक्शन में, तो उनको लगता है कि उन पर अफेक्ट नहीं होगा पॉलिटिक्स, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट फ्रॉम सब्सिडी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स टू लॉ एंड ऑर्डर इशू, ऑल दीज आर पॉलिटिक्स। तो चाहे आप वोट दे या ना दे, तो आपके पास अफेक्ट तो हो गई, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। सिमिलरली बात होता है कि आप जो भी काम करते हैं, it has a repercussion consequence on your family, on yourself and even the larger section of society। तभी आपको अच्छा काम करना चाहिए ओवरऑल। और जो सोसाइटी जो करते हैं, इट हैज अ कॉन्सिक्वेंस ऑन द इंडिविजुअल। तभी अगर फॉर एग्जाम्पल कोरोना वैक्सीन में आप वैक्सीनेशन नहीं करते, तो आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पूरे सोसाइटी भुगतेंगे। और सोसाइटी, पूरे सोसाइटी में अगर पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन स्वच्छ भारत अभियान अच्छे से हो रहा है, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि गुड सैनिटेशन, देयर विल बी लेस केसेस ऑफ टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। तो एक ओवरऑल एक हेल्दी सोसाइटी रहेंगे, कंपटीशन रहेगा, तो आपको भी एक फायदा होगा कि सैनिटेशन सही है सोसाइटी के अंदर। तो वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो सब कनेक्टेड एक दूसरे से। इफ यू वांट टू ऐड, दिया एंड प्रिन। Okay, we can move forward. HC says malicious parent syndrome increasing trend in child custody. Malicious parent syndrome, इसका मतलब बात करें कि इट इज फाइल ओनली टू सेटल स्कोर, कि चाइल्ड कस्टडी के लिए कुछ भी किया जाता है बाय द हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ इगोइज्म, मॉरल इगोइज्म, कि मुझे मिलना चाहिए चाइल्ड कस्टडी। तो इसको क्लासिक केस ऑफ मैलिशियस पेरेंट सिंड्रोम। इट इज यूज टू सेटल स्कोर बिटवीन द estranged पेरेंट्स। पॉक्सको इज मेंट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम अब्यूज, लेकिन वो मिसयूज हो रहा है बाय द estranged पेरेंट्स, एक दूसरे पर एक्ट यूज किया जा रहा है, सो दैट द चाइल्ड कस्टडी मिल सके। तो इस पे डिटरेंट प्रोविजन लाना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट बी मिसयूज्ड। इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड्स, इसका नाम है सदा तनकी तनिक तनसीक, सदा तनसीक, रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं इन द वेस्ट एशिया रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। तो मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इंक्रीजेज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों एक दूसरे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है। सेकंड, इट इंक्रीज ट्रस्ट,
और तीसरे कि जो लॉन्ग टर्म हो सकता है, कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी एक दूसरे का जरूरत पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज के द्वारा क्या किया जाता है कि आपको पता रहता है कि कैसे वो कौन से मिलिट्री ब्रांच है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, सब चीज पता रहता है ओवरऑल। इसलिए देर इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन सेवरल कंट्रीज इंडिया का, चाहे नेपाल रहे, चाहे इंडोनेशिया, यूएस, फ्रांस, यूके एक्सेट्रा। Allow Nagrega's worker to choose how to be paid. Supreme Court to direct the union government to allow the workers under the Mandriga to choose how they want to be paid their wages and not impose on them opaque and cumbersome payment system. मतलब राइट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू बात हो रहा है कि आधार को आप कनेक्ट करते हो फॉर द पेमेंट मैकेनिज्म अंडर मनरेगा, इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव, मिडिल मैन का रोल कम हो जाएगा, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैन बी गिवन टू द मनरेगा बेनिफिशियरी। लेकिन प्ली जो दिया गया कौन, प्रशांत भूषण ही दिए, 34.8% टोटल रजिस्टर्ड वर्कर बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है ना कि बाकी मनरेगा वर्कर्स है, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, तो कैसे आधार कार्ड का भी इशू होता है, तो कैसे एक तरह से मिल सके उनको। तो इट शुड बी ऑन द ऑटोनॉमी, इट शुड बी ऑन द ओनस, ऑन द मनरेगा बेनिफिशियरी कि उनको कैसे पेमेंट चाहिए, यूपीआई के थ्रू से चाहिए या फिर डायरेक्ट कैश चाहिए। किसी के लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैश हाथ में होता है, आप खर्चा कर सकते हो, लिक्विडिटी ज्यादा रहता है, क्योंकि दूर इलाके, दरार के इलाके में आप कैश का यूज ज्यादा करते हो, इसलिए तो यही दिया हुआ। एपीएस और पेमेंट विद नंबर ऑफ लेयर्स, पिन कोड चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट भी चाहिए कुछ कुछ जगह में, तो दिक्कत हो सकता है। एरर्स इन एनी ऑफ द स्टेप एबीपीएस वुड रिजल्ट इन पेमेंट फेलियर एंड रिजेक्शन। तो एरर भी आते हैं क्योंकि हालांकि वो डिजिटल है ना, इसलिए। तो इसमें बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है आप करिए, लेकिन इट शुड बी ऑन द ऑनर्स ऑफ द मनरेगा बेनिफिशियरी कि उनको कैसे लेने पे। अंडर प्रेस्क्रिप्शन ओआरएस, ओआरएस दिलीप महानोबिस, he was a pioneer in ORS system 1971 में, जब there was a Bangladesh war, many of the refugee 1 crore refugee had come from Bangladesh to India, तो उसमें मलेरिया का केसेस बढ़ गया था, इसलिए उस समय ओआरएस ड्राइव यूज किया गया था। वो स्मॉल सॉल्यूशन था, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। उसके बाद ओआरएस, दिलीप महालनोबिस नाम है, उनको मिला भी अवार्ड। पीसी महालनोबिस डिफरेंट है, ये स्टैटिस्टिशियन थे, वो ये दिलीप महालनोबिस है। और इनके अंडर में ही फिर धीरे धीरे देवर रिसर्च और विटामिन ऐड किया, मिनरल्स ऐड किया, सो दैट डायरियल केसेस में, मैलेरिया केसेस में आपके जो बॉडी में जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे रहे। डायरिया रिलेटेड लीडिंग टू द कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, लाइफ सेविंग है, इनएक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। लेकिन मिसकंसेप्शन के कारण ही अंडर प्रिस्क्रिप्शन होता है। पेशेंट डू नॉट वांट ओआरएस, मिसकंसेप्शन है कि वो एक दवाई है, दवाई वो नहीं, ओआरएस दवाई नहीं, इट इज जस्ट fulfilling the important minerals and vitamins in the body. Under prescribing, provided think that they prefer non-ORS treatment as antibiotic. This like ORS क्योंकि पुअर टेस्ट होता है, इसलिए ओआरएस के अंदर में अगर देखोगे तो पहले सिंपल आते थे, ग्रीन कलर के होते थे, ग्रीन और व्हाइट। उसके बाद फिर ऑरेंज फ्लेवर में आ गए ओआरएस, ताकि टेस्ट को ठीक करने के लिए। लेकिन जरूरी है ओआरएस। तो थ्री इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको भारत मिला, एम एस स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट पायनियर इन जेनेटिस्ट है, उन्हीं के कारण ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव, इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर 1990 के समय में, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। अंडर हिम इंडिया एलपीजी
और लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ में गए। चौधरी चरण सिंह, ही इज अ फार्मर लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर फ्रॉम द वेस्टर्न यूपी। प्रेरणा। So, our Prime Minister has announced the Bharat Ratna Award for these three personalities, P.V. Narasimha Rao, Charan Singh ji, and M.S. Swaminathan ji. Regarding the Bharat Ratna Award, it started in 1954 and beginning में C.V. रमन जी को, S. राधाकृष्णन जी को और राजा गोपालचारी जी को दिया गया था ये। Also, another important fact is फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफर खान एंड मदर टेरेसा को भी दिया गया था, बट शी वॉज नॉट फॉरेनर एट दैट टाइम, शी हैड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऑल्सो देर इज नो कैश प्राइस इन्वॉल्व इन दिस, rather only certificate and a medal is given. ऑल्सो जो मेडल होता है दैट इज इन द शेप ऑफ पीपल की जो लीफ होती है उसके फॉर्म में होता है। इट हैज अ एम्बलम मेड ऑफ प्लैटिनम एंड ऑल्सो सनबर्न फायर का फिगर होता है एंड उस पर सत्यमेव जयते और भारत रत्न लिखा होता है। दिस वॉज अबाउट इट। एंड रिगार्डिंग पीवी नरसिम्हा राव जी, in a climate hostile towards economic liberalization, he spearheaded and backed his carefully chosen team of ministers. So, here we can observe a very good example of leadership and also accountability. For example, in his one of the conversations with Manmohan Singh ji, he mentioned regarding the fiscal finance policy, etc. He mentioned you will have a free hand if the policy succeed. We will all take the credit, but if it fails, you will have to go. So also making others accountable and responsible for the policies. He devised a strategy of not taking any credit for the reforms as he realized that being at the helm of affairs, he needed to safeguard his political legitimacy. Then, besides exhibiting political courage to back his theme, he also chose he also chose those who shared his appetite for bold reforms. एंड पहले जो रिफॉर्म्स थे मतलब बेस्ड थे नेहरूवियन गांधी लेगेसी पे, ताकि ज्यादा पेलेटेबल हो फॉर द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट मेन इट वाज व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1990। लेटर ऑन जब कैपिटलिज्म का कंसेप्ट ज्यादा इवॉल्व हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ओनरशिप वाज रिड्यूस्ड, इन द लाइफ चेंजेस वर मेड इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, जहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए रिजर्व थे, पब्लिक सेक्टर्स जो रिजर्व थे फॉर द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, दे ड्रॉप्ड फ्रॉम 17 to 8, यानी कि मोर रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेटाइजेशन, विच अगेन proved to be helpful for the revival of the country's economy. तो ओवरऑल इसमें थ्री इंपॉर्टेंट थिंग है विच वी हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज ही लीडेड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बीओपी क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे, देयर वर मैसिव कैपिटल आउटफ्लो। तो उसी समय उन्होंने स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट नहीं, उन्होंने प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया टू ओपन इन द इंडियन इकोनॉमी फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो एलपीजी रिफॉर्म है, it increased the foreign direct investment 51% in equity, and it also talks about it, he also talked about the disinvestment in the private public sector, तो कम किया गया 17 to 18 लिस्ट में। उससे तो इंडिया का जो ग्रोथ था वो स्फीयर हेडेड, और बहुत आने वाले समय में इट सेट अ वेरी क्रिएटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी जी भी उसी में काम किए, ट्राई आया, टेलीकम्युनिकेशन आया उस समय, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का बात हुआ वहाँ पर। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी के समय भी सेम चेंजेस हुआ रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। और फिर मोदी जी 2014 के बाद से है, उसमें भी चेंजेस हुआ, आईबीसी में जीएसटी, टैक्सेशन हो गए, एग्रीकल्चर में हो गए, लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज के बात हो गया, एमएकी इन इंडिया एक्सेट्रा।
तो he laid a very important stone for the privatization and the investment in the economy. इसके चौधरी चरण सिंह के लिए important farmer leader from the western UP. He belonged from the Jat community in the western UP, और he was a deputy prime minister 1979 के आसपास में. आफ्टर एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर 170 डेज के लिए थे सिर्फ, लेकिन 170 डेज के लिए भी दिल जीत लिया उन्होंने सबका. कैसे? तो पहली बात है कि इनका जो कमिटमेंट था फॉर द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी और प्रो फार्मर अप्रोच. ही सेड दैट पॉवर्टी हैज टू बी एलिमिनेटेड, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ मेड अवेलेबल टू ऑल. अगर पॉलिटिकल लीडरशिप का मकसद ये होता है कि अब जो स्ट्रगल्स है ऑफ द पीपल फॉर एग्जिस्टेंस उसको पूरा करना चाहिए. तो he formed the first non-government in UP 1967. सोशलिस्ट लीडर, फार्मर्स लाइनर एक तरह से था. स्वामीनाथन, हिज रोल ग्रीन रेवोल्यूशन, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बाहर में कोई और. ही सेट द चेंजेस इन 1960-70s और हरियाणा पंजाब जो फूड बास्केट कहा जाता था. पंजाब हरियाणा तो अलग हो गया पंजाब से, लेकिन ओवरऑल उस रीजन को फूड बास्केट इसलिए कहा गया था क्योंकि इट वाज इम्प्लीमेंटेड फुल्ली इन दैट रीजन. बंगाल फाइमिन हुआ तो उनको दुख हुआ था कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए. ही वॉज वेरी आइडियलिस्टिक, व्हाट वी कैन डू फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया. इतने लोग मर गए. जब गांधी जी बात करते हैं उस समय से ये जा करके स्टडी करना स्टार्ट किए बंगाल फाइमिन एग्रीकल्चर में. उनको दुख हुआ, फिर वो एग्रीकल्चर कॉलेज कॉम्प्यूटर में गए. फिर started to go into agriculture research, genetic and breeding. He started working in Central Rice Institution, Cuttack, or developed fertilizer from the Japonica varieties, Indica varieties. First attempt to develop high yielding variety to enhance the productivity of wheat crop. फिर जो नॉर्मन बोरलॉग है मेक्सिको में, वहां से लाया गया नॉरिन डॉफ जीन्स. ही वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट वो वर्किंग टू मेक द प्रोडक्टिव क्रॉप वैरायटीज. उसको नोबेल प्राइज, उनको नोबेल पीस प्राइज ही मिला था. तो वहां से जब लाया गया तो ही रिसर्च ऑन दैट varieties and he started to implement through the government policy. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ही है. रिसर्च ऑफ राइस भी किया गया, लेस प्रोन और ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज म्यूटेजेनेसिस एक्सपोजिंग द प्लांट टू केमिकल रेडिएशन टू डिजायरेबल मॉडिफिकेशन इन द डीएनए. ये वर्क नहीं, तो कुछ कुछ जगह वर्क हुआ, कुछ कुछ जगह वर्क नहीं किया. ओवरऑल जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी वो इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद ही अपने जो देश जो थे वो फूड सिक्योरिटी तरफ गए. पहले PL-480, it was a food aid given by the US through the ship in India. अब बोला जाता था इतने लोग हैं, भुखमरी है, कैसे चलाएंगे देश को. तो डिवॉल्यूशन ऑफ करेंसी भी हुआ था 1967 में. लेकिन इनके इनके बाद इंडिया बिकेम अ फूड सिक्योरिटी कंट्री, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर इन फूड, और आज तक उन्हें पीछे नहीं हटे. उसके बाद मिल्क हुआ, उसके बाद अब धीरे धीरे बाकी जगह भी हो रहा है. तो व्हीट रेवोल्यूशन. He believed the power of science and technology to solve the societal problem. तो इंडियन माइंडसेट में शुरू से है कि पावर ऑफ साइंस टू सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम. चाहे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च बनाए, बी आर होमी जहांगीर बाबा, चाहे वो जो इसरो के फाउंडर थे उनका भी ये रोल था कि हाउ टू सॉल्व द सोसाइटल प्रॉब्लम यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. स्पेस को कैसे यूज करें, विक्रम साराभाई जी, APJ अब्दुल कलाम का भी इनका वही सोच था. हर कोई यही सोचता है. He was an institutional builder. Message in the Ratnas. This article mainly talks about the politicization of the Bharat Ratna, like the intention of the BJP government in choosing these various varieties, like farmers के लिए
देन कास्ट से पहले कपूरी एलिगेशन ठाकुर है, जी को। देयर इज एलिगेशन हाँ जी। ऑफ द पॉलिटिशियन ऑफ द क्वेश्चन भारत रत्न, बिहाइंड द इंटेंट। बट the हाँ जी। the important thing is that the government is trying to include various sections of society into भारत रत्न। इसलिए उन्होंने फार्मर्स लीडर को भी दिया, फॉरेन चौधरी चरण सिंह सिंह जी, साइंटिस्ट को भी दिया, फिर भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देशमुख, पंडित मदन मोहन मालवीय, उसके बाद फिर नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया। इंपॉर्टेंट उनका लैंडमार्क था एलपीजी समय में। तो पॉलिटिसाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन एलिगेशन एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जन को मिलना चाहिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए अडवाणी जी को मिला ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को, वो प्रोपोनेंट थे। वो एक तरह से जो सिविलाइजेशन हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन उसके प्रोपोनेंट थे। इसलिए भूपेन हजारिका जी, नानाजी देशमुख आरएसएस लीडर, ग्रास रूट लेवल में काम करते थे जाकर के। प्रणब मुखर्जी इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर। तो मंडल, मंदिर एंड नो मार्केट। तो मंडल उस समय 1990s आफ्टर वी मंडल कमीशन हुआ, वीपी सिंह इम्प्लीमेंटेड द कोटा रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। फिर एजुकेशन सेक्टर में 2006-7 में आ गया। उसको अगेंस्ट में मंडल को कमंडल करने के लिए देयर वाज अ राम रथ यात्रा लीडेड बाय द एल के अडवाणी जी। थर्ड फोर्स उस समय था पीवी नरसिम्हा राव, वो जब प्राइम मिनिस्टर, और ही टॉक्ड अबाउट लिबरेशन ऑफ इंडिया टू विच टू draw India to a more stable economy from the uncertainty globally. Soviet Union, there was a breakdown of the Soviet Union, crisis in the Asian region, एशियन क्राइसिस इसको बोलते हैं 1990s में। उस समय उन्होंने इंडिया को ड्राइव किया टूवर्ड्स एलपीजी रूट। तो हार्मनी इज एम्बेडेड इन द सिविलाइजेशन। Narasimha Rao was a scholar of Sanskrit, devout Hindu. He talked about the coexistence of both the religion, Hinduism and Islam. Hopeful it was possible. His reform was not only confined to the economics, he also drive the external affair policies after the fall of Berlin Wall. वेलफेयर स्कीम को भी लाया गया, लाभार्थी पॉलिटिक्स। ही एंडेड द मिलिटेंसी इन पंजाब, मैनेजिंग इन कश्मीर। मिलिटेंसी में कैसे केपीएस गिल का यूज किया गया, ही वाज अ डीजीपी दैट बैक टाइम। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से जब बात करते हैं तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लिबरेशन लेड ग्रोथ, प्री कंडीशन फॉर वेलफेयर स्कीम। तो मार्केट फोर्सेस का बात करते हैं, और जो दूसरे जो वेबेरियन स्टेट और दूसरे जो रॉयल्स का जो जस्टिस है कि सबको मिलना चाहिए, उनके बात करते हैं। तो सब एक तरह से फ्री मार्केट भी है, स्ट्रेट ड्रिवन भी, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ही टॉक्ड अबाउट दैट। कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल, अमेरिकन लीडरशिप, डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन लीडरशिप। America talks about the unilateralism in the world politics. He it sets the agenda of the meeting. It sets the agenda. It sets the standard regulatory framework for the order in the global sphere. तो मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल पावर भी है, टेक्नोलॉजी पावर भी है, प्रोपेगेंडा वॉर, कल्चर स्फीयर में भी उनका हेजीमनी बहुत ज्यादा है। अमेरिकनाइजेशन इसको बोलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस सेव द रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसलिए इंडिया बोलता है किसका रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, किसका रूल बेस्ड। तो बोलने में आसान है, लेकिन किसका, वेस्टर्न कंट्रीज का। इसलिए रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम शुड बी मेड इक्विटेबल। ग्लोबल साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके अंदर, यूएनएससी में होना चाहिए, यूएन में भी होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ में भी देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, आईएमएफ में भी होना चाहिए। तो अभी वॉशिंगटन में क्या इशू है, पोलराइजेशन।
इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में देखा जाता है तो अंदर में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इट हैज पोलराइज्ड, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों डिफरेंट आइडियाज रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। इमिग्रेशन इशू, LGBTQI+, ट्रांसजेंडरिज्म, फिर सेक्सुअलिटी के ऊपर में इशू, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन का इशू है वहाँ पर, स्टेट वर्सेस फेडरल इशू, फेडरल जो गवर्नमेंट है, FBI, CIA, NSA एक्सेट्रा, उस पर क्वेश्चनेबल उठता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर डोमेस्टिक पोलराइजेशन हो रहा है। वही चीज बाद में दिखता है हर जगह, यूक्रेन में वॉर, एक्सपेंशन ऑफ द नेटो, फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो देखा जाता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, डॉलर्स। दूसरे जो गवर्नमेंट होते हैं, it interferes for propagation of the democracy and human rights, it unjustification use of the military force to embed democracy into the throats of the people, ऐसे इराक में देखा गया 2003 में, उसके बाद से भी देखा जा रहा है हर जगह। यूज ऑफ सैंक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स, रशिया के खिलाफ, वेनेजुला के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, तो ये एक इशू। अब दूसरा चीज, ये तो यूएस का इशू है, लेकिन साथ साथ देखा जा रहा है देयर इज अ राइज ऑफ न्यू पावर, चाइना, रशिया एंड जो रीजनल पावर जो इंडिया है, रशिया चाइना अलायंस, it is talking about the anti-Western approach. It has obstructed the spread of Western democratic values. ईरान के साथ यूएस चाइना ने डील किया, पहली बार ईरान और सऊदी अरब को एक प्लेटफॉर्म में लेके आया चाइना। दूसरे बार आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द रशिया यूएस फ्रॉम द अफगानिस्तान, चाइना हैव एंटर्ड इनटू इट, चाइना हैव इंक्रीज प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना हैव इंक्रीज प्रेजेंस इन द म्यांमार रीजन, बांग्लादेश हो गए, BRI हो गए, नेपाल हो गए, हर जगह चाइना घुस रहा है। रशिया के साथ, रशिया के पास रॉ मटेरियल ज्यादा है, रॉ मटेरियल पावर, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, लिथियम, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, गैस, रशिया के पास है रॉ मटेरियल, चाइना के पास मैन पावर, IPR टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन 5G, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उनके पास मैन पावर है, एक्सपर्टीज है, तो दोनों को मिला दो तो एक पावर हाउस क्रिएट होता है दैट कैनॉट बी चैलेंज बाय यूएस, इट नीड्स अनदर कंट्री, उसमें इंडिया का रूल पड़ता है फिर। दूसरी कर दिया हुआ, the US-China security competition is a central issue in the world today, will be the potential dangerous in the coming years. So that is why the role of India becomes very important. India कैसे lead करेंगे in the post-unilateral world and rise of China and Russia nexus. Okay, we have completed. So thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion so that we can think on new perspective, on new ideas every day, and we can imbibe that ideas into our daily learning and process. Do tune to Answer Kar.